नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 का जो विज्ञान है एनसीईआरटी उसका अध्याय 12 जो कि है विद्युत के बारे में। ठीक है, तो विद्युत में कुछ टॉपिक्स है जो आपको क्लियर करेंगे। इस पूरे आपको जो प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसमें आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर विभवांतर के बारे में। ठीक है, विद्युत धारा और विभवांतर विद्युत चैप्टर का सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु है। आपको विद्युत से संबंधित कक्षा 11 में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कक्षा 10 में हैं। तो 10 में जितना भी आप अध्ययन करते हैं विद्युत के बारे में, ये सारा चीज़ आप कक्षा 12 में जा करके विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 12 के यदि आप भौतिक विज्ञान को ले लें तो वो पूरा जो पार्ट 1 है वो विद्युत के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप कक्षा 12 में पहुंच जाते हैं और कक्षा 10 का आप नहीं पढ़ते हैं बेसिक चीज़ें, तो आपके साथ कुछ समस्या हो सकते हैं। इसलिए आपसे मैं बहुत सारे बच्चों को सलाह भी देता हूं कि कक्षा 10 का जो विद्युत का जो चैप्टर है वो बिल्कुल ही पढ़े और सारा जो बेस है वो आपको क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परिपथ के बारे में। परिपथ क्या होता है? तो परिपथ एक ऐसे सुचालक होता है जिससे विद्युत प्रवाह कर सके। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? परिपथ। जैसे मान लीजिए हम कोई एक वस्तु लेते हैं जिससे विद्युत, यदि यहाँ से हम विद्युत धारा छोड़ते हैं और यदि हमें इस बिंदु पर विद्युत धारा प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि ये विद्युत का सुचालक है। और यदि वो विद्युत का सुचालक है तो वो विद्युत का परिपथ भी है। सामान्यतः हम जब भी अध्ययन करते हैं विद्युत वगैरह के बारे में तो परिपथ को हम तार के रूप में मान लेते हैं, क्योंकि वो पतले होते हैं और तार के द्वारा एक स्थान से दूर किसी स्थान तक हम विद्युत को आसानी से प्रवाह करके ले जा सकते हैं। इसलिए हम परिपथ जो होता है वो तार के रूप में हम मानते हैं। तो जब परिपथ की बात करेंगे तो इसे हम मान के चलेंगे कि ये एक क्या है? तार है। परिभाषा में विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? इस प्रकार की परिभाषा बोर्ड की एग्जाम में नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। ये आप ये बनाकर भी लिख सकते हैं कि यदि कोई सुचालक पथ है या कोई ऐसा धातु, कोई ऐसा पदार्थ है जो सुचालक है, उसे हम विद्युत की परिपथ कह सकते हैं। ठीक है, विद्युत की परिपथ के एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? तार लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस विद्युत परिपथ से, मान लीजिए हम यहाँ से इस बिंदु तक एक तार लेके जाते हैं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये विद्युत की परिपथ है। इस परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब विद्युत धारा क्या होता है और विद्युत धारा किस प्रकार प्रवाहित होता है, ठीक है, ये सारा चीज़ें हम बात करते हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ और बता देते हैं, बेसिक चीज़ें, वो है आवेश। क्या है? आवेश। आवेश द्रव्यमान की भांति किसी एक पदार्थ की मूलभूत गुण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आवेश कहते हैं। जहाँ पर भी हम लिखेंगे आवेश, तो आवेश चूँकि इलेक्ट्रॉन पर होता है, अर्थात प्रोटॉन पर भी हो सकता है। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। इसलिए हम जब भी आवेश को लिखेंगे तो आवेश को हम -e-1 से इसे हम दर्शा देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा उसे हम बताएंगे, और क्यों ई लिखते हैं उसके बारे में भी आगे हम बताने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो आवेश मुख्य चीज़ क्या है? आवेश। आवेश क्या है? ये द्रव्यमान की भांति किसी पदार्थ की एक मूलभूत गुण होता है। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा जो मुख्य है वो क्या है? विद्युत धारा की परिभाषा मैं आपको लिखवा देता हूँ, उससे पहले मैं आपकी इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए ये एक टनल है। ठीक है, इस टनल से, या एक परिपथ भी आप मान सकते हैं, इस टनल से कोई आवेश, अर्थात मान के चलते हैं कि ये 3 आवेश है। 3 आवेश इस टनल से प्रवाहित हो रहा है, इस टनल से जा रहा है, और कुछ समय के बाद हमें यहाँ पर कितने आवेश देखने को मिलेगा? ये वही 3 आवेश हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आवेश किसी, अब टनल के प्रथम जो बिंदु है, इस बिंदु को हम मान के चलते हैं कि ये ए है और इस जो बिंदु है ये बी है। तो आवेश, 3 आवेश, कितना आवेश था यहाँ पर 3 आवेश था। ये 3 आवेश ए बिंदु से बी बिंदु तक प्रवाह करके जाता है। ठीक है, तो इसके मध्य कुछ दूरी भी होगा, इसके मध्य कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, अब डिस्टेंस है और ए बिंदु से अगर बी बिंदु तक जाता है तो इसका अर्थ ये है
कि आवेश प्रवाह होने में कुछ समय लगा, क्योंकि डिस्टेंस अगर आप कवर करते हैं तो कुछ समय लगता है। ये आप कक्षा 9 में भी गति के संबंध में जितने अध्याय था वो उसमें आप जानते होंगे कि यदि हम कोई डिस्टेंस को कवर करते हैं तो हमें कवर करने में समय लगता है। ठीक है, तो 3 आवेश को इस बिंदु से बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में कुछ समय लगा और उस समय को हम मान के चलते हैं कि वो t समय लगा। ठीक, अब देखो यहीं पर धारा क्या है, धारा का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर धारा हम उसे कहेंगे कि कितने आवेश, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कितने आवेश कितने समय में प्रवाह किया एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। इसे ही हम धारा की बेस मानेंगे, इसी से ही धारा हम गणना करते हैं। अर्थात धारा का मतलब ये है कि कितना आवेश एक बिंदु से कितने समय में किसी दूसरे बिंदु तक जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। अब यहाँ पर जो धारा है इसे हम एम्पियर में मापते हैं, जिसे हम ए से कहते हैं। तो एम्पियर कितने एम्पियर होगा अब इसको परिभाषा में अगर हमें परिणत करना है तो हम ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर की धारा वह धारा है, या 1 एम्पियर की धारा हम उसे कहेंगे यदि एक आवेश, ठीक है, अब आवेश की जो इकाई होता है उसे हम कूलम में कहते हैं और इसके बारे में भी हम आगे बताने वाले हैं क्या है। तो 1 एम्पियर धारा हम उसे कहेंगे, ठीक है, कि 1 कूलम आवेश को 1 सेकंड में जितना दूरी तय करता है उतनी दूरी तय करने में हम धारा कितना हुआ, 1 एम्पियर। अर्थात 1 एम्पियर धारा तब उत्पन्न होगा जब 1 कूलम की आवेश 1 सेकंड में प्रवाह हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर की धारा। इसको आप फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक परिपथ है, ठीक है, और इस परिपथ से प्रति सेकंड में किसी एक बिंदु से, मान लीजिए बिंदु ए है या इसे हम बिंदु पी मान लेते हैं, इस पी बिंदु से प्रति सेकंड में अगर 40 आवेश प्रवाह हो रहा है, 40 कूलम आवेश प्रवाह हो रहा है प्रति 1 सेकंड में, तो इसका धारा कितना होगा, धारा होगा 40 एम्पियर होगा। अब आप समझ गए होंगे धारा का अर्थ क्या है। अब हम इसे क्या कहेंगे कि 40 कूलम आवेश प्रति 1 सेकंड जा रहा है तो वो कितना हो गया, 40 एम्पियर हो गया। अब ये जो धारा है, अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो धारा है जिसे हम एम्पियर से लिखते हैं, इसकी इकाई होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे 1I, अर्थात 1 एम्पियर। और जो ये आवेश है इसे हम कूलाम से मापते हैं, लेकिन जब हमें इसे लिखना होता है तब हम किससे लिखेंगे, क्यू से लिखेंगे। सारी चीज़ों को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। जो धारा है उसे हम जब दर्शाएंगे, अर्थात कहीं अगर हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ता है या कहीं नोट करने की ज़रूरत पड़ता है तब हम उसे I से दर्शाएंगे। ठीक इसी तरीके से जब आवेश की बात करते हैं तो आवेश को हम जब कहीं लिखेंगे तो उसे हम Q से लिखेंगे, लेकिन इसकी इकाई कितना होगा, जो धारा होगा उसका इकाई एम्पियर होता है और जो आवेश होता है उसकी इकाई कूलम होता है, जिसे हम C से दर्शाते हैं। अर्थात हम यहाँ फिर से लिख देते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम। अब ये जो हमने C लिखा और यहाँ Q लिखा, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, या ऐसे समझ लीजिए हमने यहाँ T लिखा, लेकिन T लिखने समय को लिखने के लिए व्यक्त करते हैं, परंतु अगर कुछ सेकंड होता है तब हम S लिखते हैं, इसे 5 सेकंड। तो 5 सेकंड क्या है, समय ही तो है, उसे हम T से ही दर्शाएंगे। इस तरीके से जब कूलम है यानी कि आवेश है उसे हम कूलम से मापेंगे और टाइम है उसे हम 1 सेकंड कह सकते हैं। अर्थात जो धारा है उसे हम क्या कहेंगे, कूलम प्रति सेकंड। अब आपकी परिभाषा में आप क्या लिखेंगे कि किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक आवेश के प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसे मैं एक बार लिख देता हूं। तो हमने यहां पर लिख दिया कि विद्युत धारा का अर्थ है कि किसी परिपथ में आवेशों के प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, इसे हम I से दर्शाते हैं तथा आवेशों को हम Q से दर्शाते हैं। विद्युत धारा की इकाई को हम A से लिखते हैं और आवेशों की इकाई को हम C से लिखते हैं। ये हो गया
विद्युत धारा की पूरी परिभाषा। अब हम बात करते हैं कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युत विभवांतर होता क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत विभवांतर के बारे में। उससे पहले आपको विद्युत धारा के जो फॉर्मूला है वो बताते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितनी विद्युत धारा या कितनी विद्युत के आवेश होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो विद्युत धारा की फॉर्मूला जैसे कि मैंने अभी बताया, I बराबर Q/T होता है। ठीक है, जहाँ Q क्या है, Q है आवेश, या ऐसे समझ लीजिए कि आवेशों की संख्या, T बराबर हमारा समय हो जाएगा। ठीक है, और I बराबर विद्युत धारा, I बराबर विद्युत धारा। इतना होने के बाद अब बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश रहते हैं। लगभग एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 के घात में, अर्थात 1.6 × 10 के घात में -19 कूलम आवेश कहाँ पर रहता है, एक इलेक्ट्रॉन पर रहता है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10 की घात में -19 कूलम आवेश रहता है। और यदि हम एक कूलम आवेश की बात करें तो ये लगभग 6 × 10 की घात में 18 इलेक्ट्रॉनों पर जितना मिलाकर के आवेश होगा, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कम आवेश है, यानी कि 1.6/10 और इसके पीछे 19 जीरो लगाएंगे, इतने कम आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होगा। ठीक है, तो यदि हम एक कूलम की बात करें, अर्थात एक कूलम अगर हमें प्राप्त करना है तो एक कूलम अगर हमें प्राप्त करना है, एक कूलम प्राप्त करने के लिए हमें 6 × 10 की घात में 18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कूलम आवेश, एक कूलम आवेश एक बहुत बड़ी इकाई होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, आवेशों के जो कूलम है, मात्रक जो कूलम है, उसे हम बहुत छोटी इकाई मानते हैं। छोटी इकाइयों में इसे हम मापते हैं। तो छोटी इकाई, कितना छोटी इकाई, तो देखो 10 की घात में -3 जब होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मिली। इसे हम क्या कहते हैं, मिली कहते हैं। ठीक है, 10 की घात में अगर -6 है तो इसे हम माइक्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं। अगर 10 की घात में 9 है, -9 है, इसे हम क्या कहते हैं, नैनो कहते हैं। ठीक है, नैनो जब भी हम लिखते हैं तो इसे हम n से लिखते हैं, माइक्रो जब लिखते हैं तो इसे हम इस तरीके से बना देते हैं, और मिली जब लिखते हैं तो नॉर्मली m से हम इसे दर्शा देते हैं। ठीक है, तो हम माइक्रो में काउंट करते हैं आवेशों को। तो यदि हमें लिखना हो कि 1 या 5 माइक्रो कूलम, तो हम कैसे लिखेंगे, 5 माइक्रो का सिंबल दे देंगे और फिर इसके बाद कूलम दे देंगे, कूलम जो कि कैपिटल C होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम विद्युत धारा को या विद्युत आवेशों को दिखाते हैं। इसी तरीके से अगर हम विद्युत धारा को दिखाना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 माइक्रो एम्पियर, तो वहाँ A लिख देंगे, माइक्रो एम्पियर। यदि आप जो विद्युत बल्ब होते हैं, LED लाइट वगैरह जो होते हैं, चार्जर होते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे तो मिलेगा आपको माइक्रो कूलम, माइक्रो एम्पियर मिलेगा। उसमें माइक्रो वाट वगैरह शायद आते हैं। ठीक है, जो कि विद्युत शक्ति वगैरह को दर्शाते हैं, जो कि आगे आपको पढ़ना होगा। तो ये हो गया विद्युत धारा की फॉर्मूला। और इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, और एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, 2 चीज़ें छूट गया जो कि बता देता हूं। एक तो ये है कि जो एम्पियर है उसकी जो मात्रक, जिसे हम एम्पियर कहते हैं, विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर, वो आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया। आंद्रे मैरी एम्पियर,
इनके नाम पर रखा गया क्योंकि इन दोनों ने ही सबसे पहले इस फॉर्मूला को दिया था, या ऐसे समझ लीजिए कि इन दोनों ने ही सबसे पहले परिभाषित किया था कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो उनके नाम पर ही ये बताया गया। ये इनकी जीवन अगर आप बुक में देखेंगे तो 1775 से लेकर के 1836 के मध्य इन लोगों ने बताया था। दूसरा चीज़ ये है कि विद्युत धारा को हम एमीटर से मापते हैं। ये दो टॉपिक है, दो पॉइंट है जो आपको याद रखना है। विद्युत धारा को हम एमीटर से मापते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? विद्युत विभवांतर, ठीक है। बुक में अगर आप देखेंगे तो विभवांतर भी लिखा होता है, दोनों सही है। विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? तो विद्युत विभवांतर को आप ऐसे समझिए कि किसी एक टनल से, मैं फिर से उसी टनल का एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। किसी टनल से यदि कोई आवेश, ठीक है, एक स्थान से ए बिंदु से अगर बी बिंदु तक जाता है तो विद्युत आवेश को जाने में जितना ऊर्जा लगता है, ठीक है, उसे हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अर्थात ए बिंदु से बी बिंदु तक विद्युत आवेशों को ले जाने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है उसे हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर को वोल्ट से मापते हैं क्योंकि इसको अलेक्जेंडर वोल्ट ने खोजा था। ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव। इसको हम मापते हैं किससे? वोल्ट से। शॉर्ट में इसे हम V कैपिटल V से दर्शा देते हैं। तो यहाँ अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं या फॉर्मूला बनाने की बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है? विद्युत विभवांतर बराबर कितने आवेश को लेके जाया जा रहा है, यानी कि विद्युत धारा, और कितने समय में हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, हम कितने समय में विद्युत आवेश को लेके जा रहे हैं उसे हम ये हम गणना कर सकते हैं। तो विद्युत धारा अर्थात I को ले जाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। तो विद्युत यानी कि यहाँ हम लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं कि आवेशों द्वारा किए गए कार्य बटे समय, अर्थात कितने समय में आवेशों को यहाँ तक लेके जाया गया और लेकर जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ा, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव। तो इसके फॉर्मूला इस प्रकार लिखेंगे, V बराबर W बटे T, जहाँ पर W क्या है? W हमारा कार्य है, ठीक है, और T हमारा समय हो जाएगा, V से विभवांतर हो जाएगा। इसके इकाई को हम क्या किससे मापते हैं? वोल्ट से ही मापते हैं। ठीक है, अब इसके फॉर्मूला में हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि कितने आवेश को लेकर के जाया गया एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक और कितना कार्य किया गया। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि आवेशों के द्वारा किए गए कार्य और आवेशों की संख्या, या ऐसे कह सकते हैं Q। तो यहाँ हम T भी लिख सकते हैं और Q भी लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर फॉर्मूला क्या हुआ? V बराबर W बटे Q। इसके दो फार्मूला बन सकते हैं। ठीक है, दोनों फार्मूला मैं जब प्रतिरोध को व्याख्या करूँगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो ये वोल्ट से संबंधित सारा चीज़ें हो गया। तो दो फार्मूला हमारे सामने मिलकर के आया, एक आया I बराबर Q अपान T और दूसरा वोल्ट बराबर W अपान Q। ये दोनों फार्मूला है जो आपको आगे न्यूमेरिकल वगैरह जो आएगा उसको सॉल्व करने में मदद मिलेगा। इसके बाद हम विद्युत परिपथ के जो आरेख होते हैं ये आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर प्रयास करेंगे, उसके लिए एक अलग से हम पार्ट बना दें जिसमें हम 2-3 सवालों को लेकर के
एक न्यूमेरिकल सॉल्विंग पार्ट बना दें उसके लिए, जिससे आपको क्वेश्चन वगैरह हल करने में मदद मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।